नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष पद से सिद्धू के इस्तीफे की। कांग्रेस में शामिल हुए 2 युवा नेताओं की जानेंगे कब होंगे देश में उपचुनाव। भवानीपुर उपचुनावों को लेकर क्या है कोर्ट का फैसला। बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की रणनीति की। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर तेजस्वी के दावे की। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार के खाली पड़े खजाने की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बनाई जेडीयू की नई टीम। आरसीपी सिंह के करीबियों को नहीं मिली जगह। 18 लोगों के नाम की लिस्ट जारी। 9 जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। कल पंजाब के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। पंजाब में चुनावों को लेकर एक्टिव है अरविंद केजरीवाल। व्यापारियों से मुलाकात करेंगे दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा, दिल्ली में नहीं है कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम, सिर्फ घर खाली करने के लिए आया हूं। शेयर बाजार में आई गिरावट। 410 अंकों की गिरावट के साथ 59,668 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 106 अंकों की गिरावट। 17,749 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पंजाब की राजनीति में आज दिन भर खेला होता रहा। सुबह पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के बीच विभागों के बंटवारे का ऐलान किया तो कुछ देर बाद ही खबर आ गई कि कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह दिल्ली जा रही हैं। अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचते उससे पहले ही सिद्धू का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिल्ली पहुंच गया। तो आखिर सिद्धू ने क्यों दिया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा, देखिए ये रिपोर्ट। 18 जुलाई को कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब में अचानक ही प्रदेश अध्यक्ष पद से सुनील जाखड़ को हटाकर नवजोत सिंह सिद्धू को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। सिद्धू के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया वो भी सिद्धू के करीबी ही थे। वैसे नवजोत सिंह सिद्धू की नजरें अध्यक्ष पद पर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद पर थीं, लेकिन उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह से कुर्सी लेना आसान नहीं दिख रहा था। मगर सिद्धू ने राजनीति की चौसर पर वो चालें चली कि कैप्टन को सीएम पद छोड़ना पड़ गया। 18 जुलाई को नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था और 2 महीने बाद यानी 18 सितंबर को अमरिंदर सिंह को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन सिद्धू एक बार फिर सीएम बनने से उस समय चूक गए जब पार्टी ने एक ही व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष पद और सीएम पद देने से मना कर दिया और चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य का सीएम बना दिया। वैसे चन्नी भी सिद्धू की ही पसंद थे। मंत्रिमंडल विस्तार में भी सिद्धू की छाप दिखाई दी। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने भी ऐलान कर दिया कि कांग्रेस विधानसभा का चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ेगी। लेकिन जब विवाद हुआ तो सिद्धू के साथ चन्नी का नाम भी जोड़ दिया गया। सिद्धू के लिए भविष्य का रास्ता साफ दिख रहा था, लेकिन अचानक उन्होंने पंजाब के भविष्य का वास्ता देते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सोनिया गांधी को लिखे अपने पत्र में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ। समझौता करने से शख्सियत खत्म हो जाती है। मैं पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं। इस्तीफा देने के बाद सिद्धू ने कहा कि वो कांग्रेस में बने रहेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। सिद्धू ने इस्तीफा क्यों दिया, इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि सीएम चन्नी ने आज मंत्रियों के बीच विभागों का जो बंटवारा किया उससे सिद्धू खुश नहीं थे। साथ ही कई विभागीय नियुक्तियां और ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। अब देखना है कि सोनिया गांधी सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार करती हैं या फिर सिद्धू अपना इस्तीफा वापस लेते हैं। लेकिन इन सब के बीच पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान भी सामने आ गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैं पहले ही कहता था कि ये आदमी भरोसे लायक नहीं है। सिद्धू ने कांग्रेस को मुश्किल में फंसा दिया है, लेकिन आज कांग्रेस को राहत देने वाली खबर भी सामने आई है। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी और बिहार से सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार आज कांग्रेस में शामिल हो गए। राहुल गांधी ने दोनों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। जिग्नेश और कन्हैया के कांग्रेस में आने से क्या होगा असर, देखिए ये रिपोर्ट। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी दोनों ने आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी सांसद राहुल गांधी ने दोनों युवा नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इससे पहले राहुल गांधी के साथ कन्हैया और जिग्नेश ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने जिग्नेश मेवाणी को पार्टी में शामिल कर ये साफ कर दिया है कि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने का जो फैसला उसने किया था, मेवाणी को कांग्रेस में शामिल कर उसे आगे बढ़ाया गया है। यानी साफ है कि कांग्रेस अब दलितों को अपने पाले में करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार है। मेवाणी दलित समुदाय से आते हैं और काफी लोकप्रिय भी हैं। साथ ही मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर भी रहे हैं। मेवाणी गुजरात से विधायक भी हैं, जहां 1 साल बाद ही विधानसभा चुनाव है।
दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को भी मोदी विरोधी राजनीति का चेहरा माना जाता है। अपने भाषणों के चलते कन्हैया की युवाओं में जबरदस्त लोकप्रियता है। कांग्रेस का दामन थामने के बाद कन्हैया कुमार ने कहा, आज मैं देश की सबसे लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। यदि कांग्रेस नहीं रही तो देश में लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। हमारी लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो देश की समानता, आजादी और स्वतंत्र सोच को समाप्त करना चाहती है। देश की सत्ता में बैठे ऐसे लोगों के खिलाफ राहुल गांधी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मुख्य दर्शक रहने से बात नहीं बनेगी, इसीलिए हमने विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का दामन थामा है। कन्हैया ने साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई केंद्र सरकार के साथ है और वो राहुल के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस दौरान जिग्नेश मेवानी ने कहा, मैं 2022 का गुजरात विधानसभा चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर ही लड़ूंगा। अभी भी गुजरात से निर्दलीय विधायक हूं। मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूं, लेकिन तकनीकी कारणों से मैंने अभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है, लेकिन 3-4 महीने के अंदर इन दिक्कतों को दूर कर लूंगा। कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है ताकि चुनावों में बीजेपी के सामने मजबूत चुनौती पेश की जा सके। इस बीच आज चुनाव आयोग ने भी देश के 14 राज्यों में खाली हुई लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। तो कब होगा मतदान और कब आएगा परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने जब इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव कराए तो पूरे देश में हंगामा मच गया, क्योंकि चुनावों के दौरान देश में कोरोना महामारी अचानक तेज हो गई। चेन्नई हाईकोर्ट ने तो इस मामले में चुनाव आयोग पर बेहद सख्त टिप्पणी कर दी। इस बीच स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की ओर से दावा किया गया कि अगस्त सितंबर में कोरोना महामारी के मामले फिर बढ़ सकते हैं, जिसके बाद से ही चुनाव आयोग उन सीटों पर चुनाव कराने के बारे में बेहद सतर्कता बरत रहा था जो किसी न किसी कारणवश रिक्त हो गई थी। और चुनावों को टाले जाने के चलते ही उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और ममता बनर्जी के सामने भी मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। लेकिन पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्यमंत्री को राहत जरूर दे दी। और अब जब देश में कोरोना के मामले नियंत्रण में बने हुए हैं तो चुनाव आयोग ने विधानसभा और लोकसभा की सभी रिक्त सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया। देश के 14 राज्यों की 30 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। लेकिन जहां विधानसभा चुनाव 3 महीने बाद ही होने हैं, वहां उपचुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने बताया, सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी और 2 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। शाम तक सभी सीटों के परिणाम भी आ जाएंगे। जिन लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल प्रदेश की मंडी और दादर और नगर हवेली की सीट है। इसके अलावा 13 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराए जा रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की 4, असम में 5, मेघालय, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की 3-3, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2-2 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके अलावा मिजोरम, तेलंगाना, नागालैंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा की 1-1 सीट पर भी उपचुनाव होंगे। जिन 30 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान हुआ है उसमें पश्चिम बंगाल की 4 सीटें शामिल हैं। बंगाल में अभी 3 सीटों पर चुनाव भी हो रहा है। 30 सितंबर को मतदान है, लेकिन इस मतदान को टालने के लिए एक याचिका कोलकाता हाईकोर्ट में लगाई गई थी, खास तौर पर भवानीपुर सीट को लेकर, जहां से राज्य की सीएम ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या दिया कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश, देखिए ये रिपोर्ट। नंदीग्राम की लड़ाई भले ही बीजेपी ने जीत ली हो, लेकिन भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए पार्टी चुनाव से पहले ही चालबाजी कर रही है। लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट से विपक्षी दल को जोरदार धक्का लगा है। दरअसल उपचुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। सायन बनर्जी नामक अधिवक्ता ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने महामारी को लेकर चुनाव रद्द करने की मांग की थी। वहीं इस याचिका के बाद बीजेपी फूली नहीं समा रही थी। पार्टी का दावा था कि ये चुनाव रद्द होगा, लेकिन भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है, जिसके बाद से ही भवानीपुर से चुनाव लड़ रही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ये चुनाव ममता के लिए बेहद खास है। अप्रैल-मई महीने में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई थी, बावजूद इसके मुख्यमंत्री बने। इसलिए अब उन्हें भवानीपुर से जीतना जरूरी है, नहीं तो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन जाएगी। बीजेपी ने उनके खिलाफ हाईकोर्ट की अधिवक्ता प्रियंका टिब्रेवाल को उम्मीदवार बनाया है। जबकि माकपा ने भी अधिवक्ता श्रीजीव विश्वास को मैदान में उतारा है। तीनों पार्टियों ने जमकर प्रचार किया है, लेकिन मुख्य मुकाबला तृणमूल और बीजेपी के बीच माना जा रहा है।
ममता बनर्जी ने खुद भवानीपुर में जनसभाएं कर लोगों से वोट की अपील की है। उन्होंने भावात्मक अपील करते हुए कहा कि इस बार अगर वो नहीं जीती तो लोग उन्हें फिर नहीं देख पाएंगे। अब ममता बनर्जी तो चुनाव जीतने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या ममता भवानीपुर में विजय हासिल कर पाएंगी या नहीं। बीजेपी की नजरें हाईकोर्ट पर टिकी थी, लेकिन उसे मायूसी ही मिली। हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से मना कर दिया। बंगाल में बीजेपी को मायूसी मिली है तो यूपी में उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। पहले से ही किसानों के आंदोलन और योगी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान से जूझ रही पार्टी के लिए अब कांग्रेस ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। तो क्या है यूपी के लिए कांग्रेस का नया प्लान? देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। पश्चिमी यूपी में पार्टी की ओर से बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर प्रियंका गांधी की बड़ी तस्वीर के साथ ही नारे लिखे गए हैं। परिवर्तन का संकल्प, कांग्रेस ही विकल्प, यूपी में आ रही है कांग्रेस जैसे नारों के साथ पार्टी की तरफ से राज्य में प्रचार की गई अन्य सामग्री में भी प्रियंका के चेहरे पर ध्यान दिया गया है। पोस्टर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरें छोटी नजर आईं। संदेश है कि प्रियंका ही यूपी में कांग्रेस का चेहरा होंगी। कांग्रेस ने भले ही प्रियंका को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया हो, लेकिन पार्टी कैडर ये दावा कर रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रियंका ही राज्य की सीएम बनेंगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी युवाओं को टिकट देने में प्राथमिकता देते हुए केरल मॉडल लागू करने पर विचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने केरल विधानसभा चुनावों में युवाओं को प्राथमिकता दी थी और करीब 50% उम्मीदवार 50 साल से कम उम्र के थे। अब उत्तर प्रदेश में भी पार्टी 30 से 50 साल के आयु वर्ग को टिकट देने का लक्ष्य बना रही है। एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी भी जल्द ही पूरे राज्य में प्रतिज्ञा यात्रा निकालेंगी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बीजेपी शासन में पूरे 5 साल कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी जो जमीन पर जनता की लड़ाई लड़ रही थी। विधानसभा चुनावों में यूपी में कांग्रेस की सीधी लड़ाई बीजेपी से है और लोगों को यह एहसास हो गया है। भाजपा, सपा और बसपा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वे धर्म और जाति की राजनीति करने में व्यस्त है। केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो यूपी में विकास के बारे में बात कर रही है। यूपी में कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है तो बिहार में एनडीए मुश्किल में दिख रहा है। दरअसल जेडीयू की कोई भी मांग इस समय केंद्र की मोदी सरकार मानते नहीं दिख रही है, जबकि जेडीयू केंद्र की मोदी सरकार में शामिल है। राज्य में नीतीश की सरकार में भी बीजेपी हिस्सेदार है, लेकिन नीतीश की ना बिहार में चलती दिख रही है और ना ही दिल्ली में। इसलिए जेडीयू की ओर से कहा गया है कि अब वो बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करेगी और इसे लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। साथ ही वो फॉर्मूला बताया है जिससे बिहार को मिल सकता है विशेष राज्य का दर्जा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग सियासी दलों के लिए पुरानी मांग रही है। 16 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज जेडीयू इस मांग को जोरदार तरीके से उठा रहा था, लेकिन अब पार्टी ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। मगर बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने साफ कर दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार का हक है और उसे ये मिलना ही चाहिए। तेजस्वी यादव ने इसी बहाने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तो दिला नहीं पाए, वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्या दिला पाएंगे? क्या यही 40 में से 39 सांसदों वाला डबल इंजन है? तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश पर भरोसा जताया, लेकिन अब नीतीश जनता के भरोसे पर खरे नहीं उतर रहे हैं। जेडीयू भले ही पीछे हटी हो, लेकिन आरजेडी अपनी बात पर डटी हुई है। तेजस्वी ने कहा, आरजेडी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएगी, लेकिन इसमें राज्य की जनता को भी उनका साथ देना होगा। जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और बिहार की जनता ने हमारे गठबंधन को 40 में से 39 सीटें जिताई, तो फिर जो भी देश का प्रधानमंत्री होंगे स्वयं पटना आकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करेंगे। हम नीति, सिद्धांत, सरोकार, विचार और वादे पर अडिग रहते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश जी थक चुके हैं। अब तो उनकी पार्टी स्वयं मान रही है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ पार्टी भी थक चुकी है। इन्हें बिहार की नहीं सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की चिंता है। अगर कुर्सी की चिंता नहीं होती तो इतने विरोधाभासों और अपमान के बाद भी कुर्सी से नहीं चिपके रहते। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार की खाली होती तिजोरी की। मोदी सरकार ने अपना खाली खजाना भरने के लिए तरह तरह के उपाय किए। जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाया, सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंप दिया, तब भी सरकार का खजाना खाली है। जी हाँ, सरकार अब पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है, तभी तो वो बाजार से कर्ज जुटा रही है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि एक बार फिर केंद्र सरकार बाजार से कर्ज लेने जा रही है। तो सरकार क्यों बनी कर्जदार? देखिए इस रिपोर्ट में।
मोदी सरकार के राज में देश की अर्थव्यवस्था बदहाल होती जा रही है, क्योंकि जब तक विकास नहीं होगा तब तक जीडीपी बढ़ेगी कैसे। और अब तो देश के विकास के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं बचा है, तभी तो कर्ज पर कर्ज ले रही है। मोदी सरकार मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में 5,03 करोड़ रुपए का बाजार से उधार लेगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि राजस्व में कमी की भरपाई के लिए कर्ज लिया जाएगा। महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार कर्ज लेगी। मंत्रालय ने कहा कि आम बजट में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए करीबन 12,05 करोड़ रुपए का कुल कर्ज लेने का अनुमान लगाया गया है। इसमें से 60% यानी 7,24 करोड़ का कर्ज पहले छमाही में जुटाने की योजना बनाई गई है। अब सरकार की योजना बाकी 5,03 करोड़ रुपए का कर्ज दूसरी छमाही में लेने की है। दूसरे छमाही के कर्ज अनुमान में जीएसटी मुआवजे के बदले बैक टू बैक ऋण सुविधा के तहत राज्यों को शेष राशि जारी करने की जरूरत को भी शामिल किया गया है। बाजार से धन जुटाकर राजकोषीय घाटे को भी भरा जाएगा। दरअसल बजट में चालू वर्ष की राजकोषीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार के पास विकास के लिए पैसा ही नहीं बचा है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार पैसा कहां गया, सरकार ने क्या कमाया और कहां लगाया। जमीन स्तर पर तो विकास का नाम तक नजर नहीं आता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।